नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लोहिया सर में। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लैंग्वेज को लेकर बात कर रहे हैं। हमने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को लेकर के सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत अभी मैं आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर बात करने वाला हूँ। इसके अंतर्गत हमने प्रीवियस सेशन के अंतर्गत बात की टेंसेस को लेकर के कि एक्चुअल में टेंस क्या होता है और उसके बारे में बेसिक जानकारी कलेक्ट की। हमने टेंसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। इसी क्रम में आज आगे बढ़ रहे हैं और हमने एक टेंसेस की जो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आप व्यवस्थित तरीके से समझ पाए। ध्यान रहे, जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश बहुत ही ईजी लेवल की होती है। सेंट्रल लेवल की थोड़ी सी इंग्लिश का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिस्टमेटिक तरीके से सेशंस अटेंड कीजिए, आपका खुद ब खुद है वो डर दूर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में और हम पढ़ रहे हैं टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? टेंसेस के बारे में बात करें। टेंसेस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है क्या? काल। क्या मतलब होता है? काल। मैंने बताया था कि काल बोलते किसको, तो कल मैंने आपको बताया था कि जो एक्शन है यानी कि टाइम ऑफ एक्शन, जो समय कब हुआ उसके बारे में बताइए, यानी कि कार्य के होने का जो समय का बोध कराए उसे हम काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। और ये टोटली डिपेंड करता है कि वर्ब पर, कि वर्ब का क्या रूप रहता है। यही टेंस की नेचर है, यही टेंस का मेन स्वभाव है। तो हमने टेंस को लेकर के कल इतनी बात की थी। आज हम यहाँ से आगे की बात करने वाले हैं, व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेंस है इनके अंतर्गत आपको स्पेशली जो ध्यान रखना है, इनके पर्टिकुलर टेंस के अंदर कौन सी वर्ब यूज होती है, वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म तक वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, और वो फॉर्म कौन कौन से होते हैं उनको लेकर के हम व्यवस्थित तरीके से बात करने वाले हैं। जब हम प्रेजेंट के बात करेंगे तो उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और फास्ट में कौन सी आएगी और फ्यूचर में कौन सी, इसमें भी जो इनके अलग अलग पार्ट होते हैं उनके साथ में अलग अलग वर्ब के फॉर्म का यूज होता है, तो हम उनको लेकर के बात करेंगे। इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब है उनको लेकर के आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझना होगा, ताकि अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से हेल्पिंग वर्ब समझ ली तो आपका टेंसेज है वो 70% है वो समथिंग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पर्टिकुलर आप हेल्पिंग वर्ब को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली ये जो सेंटेंस दिया हुआ है पर्टिकुलर कौन से टेंस से बिलोंग करता है। तो आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सभी टेंसेस की है वो हेल्पिंग वर्ब याद कर लें। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए हेल्पिंग वर्ब को लेकर के बात कर रहा हूँ। तो याद कराने के क्रम में मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ, उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम बात करें एक एक चीज़ दिखने वाली। मैं लिख रहा हूँ इनडेफिनिट, एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में मैं लिखने वाला हूं कंटिन्यूअस। क्या लिखा मैंने? कंटिन्यूअस। उसके बाद में मैंने लिखा परफेक्ट। कौन सा लिखा? परफेक्ट। और नेक्स्ट लिख रहा हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये मैंने लिख दिया। अब चूंकि ये है क्या, ये सब डिवीजन है टेंसेस का। मुख्य टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे कि जो 6 टेंस होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पास्ट के बारे में और हम बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्रेजेंट के बारे में। इसके अलावा आप बोलेंगे कि सर हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फ्यूचर के बारे में। तो ये जो मैं आपके सामने जो टेबल बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, इसका केवल और केवल उद्देश्य है कि आप व्यवस्थित तरीके से इनको समझ पाए, ताकि आपको याद करने में कोई भी समस्या नहीं हो। ठीक है, तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से और बढ़िया कंसंट्रेशन के साथ में अगर आप समझेंगे तो आपको इंग्लिश के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा विश्वास है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उस पर एक डेडिकेशन के साथ में कार्य होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने किस तरीके से आपके सामने ये एक छोटा सा टेबल है वो तैयार किया है, जिसको आप समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि पास्ट टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों टेंसेस को इस साइड में लिख दिया।
लेफ्ट साइड में, और ऊपर के जो फ्रंट वन मैंने लिख दिया इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब टेबल के माध्यम से मैंने बताया कि स्मार्ट स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वर्तमान एरा में। तो हम बात करें तो ये सबके साथ में अप्लाई होगा। आपको पता है कि कल ही मैंने बताया था कि जो इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, कल मैंने इनके मल्टीपल नाम बताया था, लेकिन आपको नाम से कोई मतलब नहीं, इनके काम से मतलब है, इनका फंक्शन क्या है वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो कल मैंने बताया था आपको कि अगर हम पास्ट के साथ में इंडेफिनेट की बात करें तो प्रेजेंट के साथ में भी हम बात करेंगे और फ्यूचर के साथ में भी करेंगे। तो इंडेफिनेट बोलो इसी को सिंपल भी बोलते हैं, कंटिन्यूस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं और प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। परफेक्ट तो परफेक्ट ही होता है, इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इतनी बात मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अब चूंकि मैंने बताया कि जो मैंने ये सब डिवीजन लिखे हैं ये तमाम ये तीनों टेंसेस के साथ में अप्लाई होते हैं, यानी कि इनडेफिनेट टेंस की बात करूं तो इसके साथ में भी आएगा, इसके साथ में भी आएगा, इसके साथ में। कंटिन्यूस टेंस है ये भी इसके साथ में भी आएगा, इसके साथ में भी आएगा और इसके साथ में भी आएगा। परफेक्ट के साथ ये परफेक्ट भी इन तीनों के साथ में आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूस है ये भी इनके तीनों के साथ में आएगा। तो बात ये नहीं, बात है कि इनके साथ में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको लेकर के मैं अभी डिस्कस करने वाला, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है वो याद करने में हमें थोड़ी सी समस्या रहती है। तो मैं इस टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँ। तो पास्ट जो इंडेफिनेट टेंस है इनकी मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं आपके क्या, डिड। क्या होती हैं हेल्पिंग वर्ब? डिड होती हैं। क्या होती हैं? डिड। फर्स्ट इंडेफिनेट टेंस डिड। फर्स्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं वॉज और होती है क्या, वर। कहाँ यूसेज होता है ये जब हम पर्टिकुलर टेंस के बारे में बात करेंगे उस समय एकदम डिटेल्स हम आपको समझाने वाले हैं। बात करें हम परफेक्ट के बारे में, परफेक्ट की क्या होती है उसके बारे में हमें बात करें तो परफेक्ट कौन सा, फर्स्ट परफेक्ट की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैड। और फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो होती हैं हैड बीन। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। तो आपका आंसर मैं अगर सुन पा रहा हूँ तो आप यही कह रहे हैं कि सर बिल्कुल इतनी बात तो हम समझ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने पास्ट के बारे में बात कर ली, अब हम कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है, एक होती है डू और एक होती है क्या, डस। इनको लेकर के हम व्यवस्थित तरीके से एक ऑब्जेक्टिव वे में आगे बात करेंगे। कब? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम पास्ट के बारे में बात करेंगे वैसे के वैसे प्रेजेंट और वैसे के वैसे फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। कल मैंने बताया था कि सपोज करो कि एक मार्कर है, ये एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन को एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझा था कि यहाँ पर जो हम जी रहे हैं, यहाँ पर अभी हम वर्तमान में ये है अपना कौन सा समय है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट समय को, प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। और उससे पहले का समय होता है इसको बोलते हैं भूतकाल और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। और इसके बाद में जो आगे भविष्य में जो होने वाली घटनाक्रम है इसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। क्या बोलेंगे? फ्यूचर। मैं आशा करता हूँ कितनी बात आप समझ रहे हैं। सर बिल्कुल समझ गए। तो आप आगे बढ़े। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम और क्या होता है, आर। और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो आता है हैज या फिर यूँ कह दो हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैज, हैव के साथ में बिन का प्रयोग, या अगर आपने सुना है तो आप यूँ कह सकते हैं हैज़ बीन, हैव बीन। क्या बोल सकते हैं? हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़, हैव ऑब्लिंग लगा कर मैंने बीन लिखा, मतलब कि बिन है, ये दोनों के लिए इक्वल हैं। इसके साथ में भी आता है और इसके साथ में भी आता है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है सर, ये तो बात हम समझ गए, आप तो बस आगे बताइए। विद्यार्थियों, हमने प्रेजेंट तक की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की। आगे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें तो फ्यूचर सिंपल की बात करें या फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं सेल या यूँ कह दो विल। क्या बोलेंगे? सेल या विल। ध्यान रहे, सेल विल है वो मॉडल ऑक्सिलरीज मूड ऑफ वर्ब्स के अंतर्गत इनको काउंट किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे कंटिन्यूस, तो सेल और इसके अलावा होता है क्या, विल के साथ में लगता है क्या, बी। तो आप यूँ कह सकते हैं सेल बी, विल बी। जो बात मैंने परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में की वही बात इसके साथ में भी कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि सेल बी और विल बी, यानी कि सेल के साथ में भी आएगा और विल के साथ में भी क्या आएगा, बी। मैं आशा करता हूँ कितनी बात आप समझ रहे हैं। परफेक्ट की मैं बात करूँ तो इसका जो होती है हेल्पिंग वर्ब सेल या फिर विल, सेल या फिर क्या बोलेंगे, विल के साथ में आता क्या है, सेल विल। इनको यहाँ लिख लेता हूँ, सेल विल के साथ में आता है अपना क्या, हैव।
सेल विल व्यवस्थित तरीके से अगर मैं लिखूँ थोड़ा सा छोटे छोटे लिख करके आपको समझाने का प्रयास करूँ ताकि वो इसका जो रहता है स्पेस कम लगेगा। सेल और मैं बात करूँ तो विल और इनके साथ में क्या आएगा हैव, क्या आने वाला है हैव। तो यही बात जो मैंने आगे की है कि अब भले हम सेल की विल की बात करें या फिर हम सेल की बात करें दोनों के साथ में आएगा हैव, यानी कि आप बोलेंगे सेल हैव या फिर विल हैव। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ रहे हैं। सर बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे इनके साथ में क्या होगा तो इसका होगा सेल, क्या बनने वाला है सेल या फिर आप बोलेंगे विल, सेल या बोलेंगे आप विल के साथ में हैव, क्या आएगा हैव प्लस आएगा क्या बिन। अब आप समझ रहे बात, बिल्कुल समझ रहे हैं। मैंने बोला कि ये जो कंडीशन है ये दोनों की दोनों कंडीशन है, कौन सी, ये पूरी की पूरी कंडीशन इसके साथ में भी अप्लाई होगी और इसके साथ में भी ये पूरी की पूरी कंडीशन है वो अप्लाई होगी। तो आप समझ रहे हैं कि मैंने जो आपके सामने एक टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि एक्चुअली में जो टेंसेज होता है, जो टेंस होते हैं, काल होते हैं, काल के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका क्या रोल रहता है। तो विद्यार्थियों अगर आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी हैं इनको सिस्टमेटिक तरीके से आपने समझ दिया तो मैं आपको बताता हूँ 70 से 80% आपका टेंस है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे, जब हम सिंपल को पढ़ेंगे उस समय आप कॉन्सेप्ट के आधार पर समझेंगे कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या क्या कंडीशन रहती है। उन कंडीशन को अप्लाई करने से पहले आपकी सबसे बड़ी ये रिक्वायरमेंट रहती है कि इनकी वर्ब को लेकर के, क्योंकि टेंस है, मैंने आपको बताया कि टेंस टोटली डिपेंड करता है वर्ब को लेकर के। वर्ब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब को कैसे हैंडल किया जाता है, इन तमाम बातों को लेकर के हम टेंस के अंदर बातें करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं यूँ कह दूँ कि टेंस का जो मेन बेस होता है वो वर्ब होता है, क्योंकि वर्ब का रूप जो एक्शंस करते हैं यही तो टेंस है, यही तो काल है। बात समझ में आ रही कि नहीं। मैं आपको कहूँ, मैं यूँ कह दूँ कि मैं खाना खाता हूँ, क्या बोला मैंने, मैं खाना खाता हूँ। या फिर अभी लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैं पढ़ाता हूँ यानी कि बात प्रेजेंट की हो रही है, इन दिनों की बात हो रही, प्रेजेंट वर्तमान की बात कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाया, अब देखो मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया, कहाँ चेंज हुआ है, मैं वही था, वर्ब वही है, लेकिन वर्ब का रूप चेंज हो गया। मैं पढ़ाता हूँ और मैंने पढ़ाया, तो यहाँ पर एक्सचेंज जो अपना डूअर है, अपना जो सब्जेक्ट है वो तो सेम है, लेकिन वर्ब के साथ में कुछ एक्सचेंज हुआ है। या फिर आगे मैं बोलूँ, फिर भविष्य को लेकर बात करूँ तो मैं यूँ बोलूँगा कि मैं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा। तो टोटली अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आपको जो माइनर अंतर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वर्ब को लेकर के पूरा का पूरा फंक्शन हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो विद्यार्थियों प्रेजेंट, पास्ट के दो, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर के मैंने एक डायग्राम या यूं के दो की टेबल के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि फर्स्ट इंडेफिनिट की बात करें तो डिड, फर्स्ट कंटिन्यूअस वाज वर, फर्स्ट परफेक्ट हैड, फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैड बीन। ठीक है, आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल डू डज, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इज एम आर, और प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव बीन, यानी हैज बीन या हैव बीन। बिल्कुल सर समझ में आ गई। फ्यूचर को लेकर बात करूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल की बात करें तो शैल विल, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो शैल बी विल बी, और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो शैल विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो शैल हैव बीन विल हैव बीन। इतनी आप बात व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। सर ये तो बात समझ गए हैं और इनको हम याद भी करेंगे। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप व्यवस्थित तरीके से इनको नोटबुक में लिखेंगे और लिखने के बाद में आप व्यवस्थित तरीके से इनको सीखने का प्रयास करेंगे तो आपकी है वो समस्या है वो एकदम सॉल्व हो जाएगी। इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब कभी कभार होती है ये समस्याएं कि जो मैंने अभी हेल्पिंग वर्ब बताई है, इनका मोस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब का यूज है वो स्वतंत्र रूप से होता है। कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से। कहने का मतलब ये होता है कि ये लगा रहे हैं और उनके बाद में और कोई वर्ब आ ही नहीं रहे, फिर आपका सवाल है वो डाउट क्रिएट हो जाता है कि एक्चुअली ये है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बात बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँ तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रहा हूँ और मैं एग्जाम्पल ये लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। क्या बोला मैंने? आई एम अ टीचर। ये बोला मैंने आई एम अ टीचर, ये एक सेंटेंस लिखा। सेकंड लिखा आई एम, क्या बोला मैंने? आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग नाउ। क्या बोला? आई एम टीचिंग नाउ। ये मैंने आपके सामने लिखा। सेकंड में थर्ड एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। अगला मैं लिख रहा हूँ ही was, he was a famous writer, he was a famous writer।
अगला मैं लिख रहा हूँ he was living here those days। अब इन सेंटेंस के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि वर्ब का क्या फंक्शन है पर्टिकुलर सेंटेंस के अंतर्गत। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया, क्या जो वर्ब यूज़ की, क्या यूज़ किए, एम, यहाँ पर भी अगेन एम, यहाँ पर वॉज और अगेन क्या वॉज। अब वॉज वो, वर्ब वो, एम ओ, ई जो, आर ओ, इट डजंट मैटर। इनका फंक्शन क्या है, इनका यूसेज क्या है, ये समझ है। मुझे बताओ ये क्या है आपके सामने दे रखा है। आप बोलेंगे कि सर ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा का पूरा क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसके बारे में बताइए, सब्जेक्ट के बारे में ही बताइए। मैं कौन हूँ, मैं ही टीचर हूँ, तो सब्जेक्ट के बारे में ही जो बताइए उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, सब्जेक्ट का ही पूरक। सब्जेक्ट का पूरक मतलब होता है कि सब्जेक्ट की कंडीशन को ही फुलफिल करे, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मुझे बताइए यहाँ पर ये वर्ब किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब की काम कर रहा है या फिर आपके हेल्पिंग वर्ब की काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि देखते ही चाहे हमारा देख दिया और हमारे माइंड में एक ही आता है कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, किसका है, कंटिन्यूस। और यही हम सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। अगर इसके बाद में, अगर इस वर्ब के बाद में, किसके बाद में, अगर इस वर्ब के बाद में जब तक कोई वर्ब नहीं हो तो वो खुद मेन वर्ब है। अब ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये खुद कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है, जब ये खुद मेन वर्ब है, इस कंडीशन में ये जो सेंटेंस है अपना, ये हो जाएगा कौन सा टेंस का, ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किसका, प्रेजेंट सिंपल, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि वर्ब्स का यूसेज होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। इनके बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली ये इजमार का रूल क्या होता है, इनको लेकर के हम डिस्कस करने वाले, तो आप समझ रहे होंगे। अब बताइए मुझे, एम है, एम के बाद में आपको वर्ब दिख रही है, आप कह रहे हैं सर बिल्कुल वर्ब दिख रही है। ये जो वर्ब आपको दिख रही है, ये वर्ब क्या काम कर रहा है, इस वर्ब का यहाँ पर क्या काम। आप बोलेंगे सर टीचिंग है, ये वर्ब की चौथी फॉर्म है। तब जब ये चौथी फॉर्म है, वर्ब मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है, और तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब है। जब ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब दे रखी है, इस कंडीशन में है ये अपना हेल्पिंग वर्ब। और जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करे तब ये हमारा जो टेंस बन जाएगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसा कि आप सोच रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर बहुत ही शातिर होता है और वो जितना अपन सोचते हैं उससे आगे के बारे में सोच रखता है। हालांकि ये सेंटेंस बिल्कुल बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी आपको डाउट हो सकता है। आगे मैं बात करूं कि ही वॉज अ फेमस राइटर, इसका मतलब हिंदी में हुआ कि वो एक फेमस राइटर, एक लेखक था। पर्टिकुलर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें और हम यूँ कह रहे हैं कि जिसके बारे में आप बात करें वो बहुत ही फेमस है, वो क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध क्या था, लेखक था। क्या था, लेखक था। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके बाद में मैंने अभी भी बताया कि कौन था ये जो फेमस राइटर। यहाँ पर ये राइटर क्या है, अगर यूँ देखें तो नाउन है, हालांकि ये क्या है, नाउन है। और नाउन की जो विशेषता बताए ये क्या होता है, ये अपना होता है एडजेक्टिव, या आप कह सकते हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले आया ये क्या है, अपना आर्टिकल। लेकिन अपन इतना डीपली नहीं जा रहे, हम इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को क्या बोलेंगे, यानी कि ये फेमस राइटर था कौन। एक्चुअली ये फेमस राइटर था कौन, तो आप बोलेंगे कि सर जो फेमस राइटर है ना वो ये ही था। कौन था, ये ही है ना, यही फेमस राइटर था। तो मुझे बताइए क्या ये पूरा का पूरा है वो इसके बारे में नहीं बता रहे। आप बोलेंगे कि सर ये पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो फ्रेज है ना, ये वाला पूरा का पूरा फ्रेज, ये पूरा का पूरा फ्रेज है, ये पूरा का पूरा फ्रेज है, इस ही को ही आगे डिस्क्राइब कराएं। कुल मिलाकर के जो सब्जेक्ट के बारे में बताइए, जो सब्जेक्ट को आगे डिस्क्राइब करे उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सर हम समझ गए, तो बताइए मुझे क्या इस वॉज के बाद में कोई मेन वर्ब आ रही है। जब मेन वर्ब नहीं आ रही है, ये खुद मेन वर्ब के रूप में काम करे, इसका मतलब है कि ये है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कौन सा है, तो इस केस में ये अपना हो जाएगा क्या, ये इस केस में हो जाएगा पास्ट सिंपल। कौन से टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, पास्ट सिंपल का सेंटेंस। अब मुझे आशा है कि आप इनको लेकर के कभी गलती नहीं करेंगे। जब हम कभी कभार देख लेते हैं कि हम पर्टिकुलर वर्ब को लेकर के अपने माइंड के अंदर मिथ पाल लेते हैं कि एक्चुअली आता है ऐसा ही होता है। हो सकता है आपके स्कूलिंग में जो टीचर है उन्होंने इतनी हद तक अगर आपको बाई द वे नहीं पढ़े, मैं मानता हूँ कि टीचर ने अपना प्रयास किया होगा, या हो सकता है कि अपन अपनी जो उस समय नोटी थे, अपने नादान थे, तो उस चीज़ को हमने एग्री नहीं किया, कंसिडर नहीं किया, तो उस वजह से गड़बड़ हो सकती है। खैर उस चीज़ों को अगर बचपन की हुई गलतियों को आप अभी भी सुधार सकते हैं, आपके पास में समय है। तो हमने देखा कि जो डूअर के बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में आगे वर्णन मिले, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इस पूरे को बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हम क्या बोलने वाले हैं,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से इसके साथ में वर्ब नहीं है, और वर्ब नहीं है यानी कि मेन वर्ब नहीं है, तो ये खुद मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब होती हैं तभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके घर पर, आप अपने घर पर हैं, यानी कि आप ये हैं, कौन है, आप हैं ये, या यूँ कह दो, हाँ ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको पकड़ना, ये हैं दो, ये एक पिता है और ये कौन है, पुत्र है, ये कौन है, पुत्र। अब आप मुझे बताइए, आप किसी के घर जा रहे हैं, आप किसी के क्या कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, किसी के मेहमानसारी में आप जा रहे हैं, और वहाँ जाकर के आप क्या करते हैं, आप पाते हैं वहाँ पर एक शय रखी हुई, क्या रखी हुई है, एक शय रखी हुई। जब आप जा रहे हैं और वहाँ पर एक शय रखी हुई, आई मीन एक कुर्सी रखी हुई है, और कुर्सी पर आपको बैठने की बात आएगी, एक कुर्सी और आप कितने जने हैं, दो हैं, तो क्या करेंगे आप, पहले बताइए मुझे। एक पुत्र होने के नाते आपका फर्ज बनेगा कि आप जाकर के उस कुर्सी पर बैठ जाए और पिताजी पास में खड़े रहे, या फिर आपका फर्ज बनेगा कि आप पिताजी को वहाँ बैठने देंगे और आप खड़ा रहेंगे। तो जहाँ तक अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की, हम बात करें तो अपना यही है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो अपने से एज में बड़े होते हैं, चाहे कितने भी हो, एक दिन भी बड़ा हो, उनको बड़ा माना जाता है। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो पिताजी को आप बैठने के लिए प्रायोरिटी देंगे और आप उनके पास में खड़े रहेंगे। और जब पिताजी नहीं होंगे साथ में, जब पिताजी नहीं हैं, तब क्या करेंगे, आप खुद बैठेंगे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश के अंतर्गत मैं जस्ट एग्जाम्पल दिया, और इसका एक मात्र रीजन ये है कि आप चीज़ को है वो बारीकी से समझ पाए। यानी कि जिस तरीके से पिताजी के नहीं होने पर ये खुद है वो मुख्य बन जाता है, ठीक वैसे ही मेन वर्ब के रूप में नहीं होने पर, यानी कि मेन वर्ब होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के रूप में जो कंसीडर की जाती हैं, वो खुद नहीं होने पर उस स्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब है वो खुद मेन वर्ब बन जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हैं। इसका जो बेसिक प्राकृतिक, या यूँ कि तो इसका जो नेचुरल जो बिहेवियर है वो तो है इसका हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन जब इसके साथ में है मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब बन जाती हैं। तो ऐसा कैसा इसके साथ में भी हुआ है, और यहाँ पर मेन वर्ब दे रखी है इसलिए यहाँ ये हेल्प करिए। यहाँ पर मेन वर्ब दे रखी हैं, यहाँ जब ये आपके सामने मेन वर्ब दे रखी है तो यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसलिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। जब इसके साथ इसके बाद में मेन वर्ब है तो ये जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और जब नहीं है तो भी ये मेन वर्ब मानी जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस बोलो या फिर आप इसको सब्जेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट दे रखा है, अब यहाँ ये पूरा का पूरा है, इसका कोई है वो इसके साथ में ताल्लुक नहीं है, वो रह रहा था, आगे समय आ रहा है इनका। यूँ कर मैं यूँ बात करूँ कि आगे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं दे रखा है। ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट के या हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, नहीं, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब तो ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बिना तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब हम बात करें किसके बारे में, जब हम बात करें आगे ये वाले हैं, तो ये क्या है, ये पूरी की पूरी क्या दे रखा है, तो ये आगे एडवर्ब हो सकता है और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ में है वो ऑब्जेक्ट ही आए। इनको हम जब आगे पढ़ेंगे उसको व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें आप व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है सर, हम समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या रोल होता है। तो इनको हम आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से और इनको सिंपल बनाने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ आपको कि देखिए कि जब हम बात करें डू को लेकर के, किसको लेकर के, डू को लेकर, अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वॉज वर्ब को लेकर के अभी तक क्लियर कर रहा हूँ। डू हो गया, इसके अलावा हम बात करें बी वर्ब, किसकी बात करें, बी वर्ब, और हम बात करेंगे हैव को लेकर के, किसको लेकर के बात करेंगे, हैव को लेकर के। अब आप इनको सिस्टमेटिक तरीके से अगर समझ पा रहे हैं तो मैंने बताया कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं, चौथी और 5वीं फॉर्म होती है, उसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं होती, क्योंकि इनकी अगर हम बात करें तो इनके वर्ब के 3 फॉर्म ही होते हैं बेसिकली। कितने हैं, 3। कैसे, अभी देखते हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के रूप में होंगे तब 3 फॉर्म होंगे, बाकी तो है इनको व्यवस्थित तरीके से हम टेंसेस के अंदर पढ़ पा रहे हैं। डू है ये इसका क्या है, बेसिक फॉर्म है, या यूँ कि तो डू या फिर डू है ना, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। सेकंड फॉर्म अगर हम इसकी बात करें तो आती है क्या, सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो है डिड, क्या है, डिड। डू है वो फर्स्ट फॉर्म है, कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा डू, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड। थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, डन होता है, क्या होता है, डन। बी की बात करूँ तो फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आप कह सकते हैं एम, और आप बोलेंगे आर, ये फर्स्ट फॉर्म है। अभी मैंने बताया था जो मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होए तो ये मुख्य वर्ब के रूप में होते हैं, उस समय ये फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, फर्स्ट। सेकंड होती है ये वॉज या वर, क्या होती है, वॉज या
तो मैंने बताया था, अभी जो मैंने बताया था ही वॉज ए फेमस राइटर, क्या बताया, ही वॉज ए फेमस राइटर, तो फर्स्ट सिंपल में आया। और फर्स्ट सिंपल की क्या कंडीशन है कि हमेशा फर्स्ट सिंपल में अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ये है V1, कैसा है V1, और यहाँ पर ये V2, और यहाँ पर ये V3, वैसा का वैसा V1, आगे हम बात करें तो V2, और हम आगे बात करें तो V3, वैसा का वैसा यहाँ पर हम बोलेंगे V1, V2 और V3। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए, वॉज वर्ब समझ गए। उसके बाद में बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये होती हैं आपकी बीन, क्या होती हैं, बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन। इनको लेकर हम आगे बात करने वाले हैं। हैव के बारे में बात करें तो हैव ये V1 होती है। अपने खुद की बात करें, जब ये मेन वर्ब हो उस समय ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है। हालांकि जब हेल्पिंग वर्ब है तब ये परफेक्ट टेंस में आती है, एज जो थर्ड फॉर्म से पहले यूज़ की जाती हैं। इसका जो फर्स्ट या यूँ के जो सेकंड फॉर्म होता है हेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हेड। मैं आशा करता हूँ कि डू कॉन्सेप्ट ऑफ डू, ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप व्यवस्थित तरीके से समझेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं। मैंने कहा था कि हम प्रयास करेंगे कि रूल जो वर्ड होता है ना, उन वर्ड का मिनिमम यूज़ करेंगे, हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे। एक अच्छा सा वर्ड देंगे, उनको हम कॉन्सेप्ट नाम से पुकारेंगे। कॉन्सेप्ट है यानी कि अवधारणा, इसके लेकर के आपके माइंड में अवधारणा एकदम क्लियर होनी बहुत ही जरूरी है। तो इनकी जो अगली फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डू की जो मैंने अगर आपके सामने लिखूँ, क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिख रहा हूँ ये वाला लिख रहा हूँ, डज। आप बोलेंगे कि सर ये डज क्या है, तो इसको वर्ब की 5वीं फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, 5वीं। और इसको और आगे मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो एक होता है क्या, डूइंग, क्या होता है, डूइंग, ये भी होती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम वर्ब की कैसी फॉर्म है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। लेकिन बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय मेन वर्ब है अनुपस्थित रहे और इनका यूज आए, तो ये होती हैं आपकी क्या, वर्ब की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म को लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक वैसे ही हम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में अपना जो टॉपिक है, भले स्लो इमोशन है, स्लो मोशन में हो, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि एक भी कॉन्सेप्ट है वो पीछे नहीं रहे। तो अभी आज हमने जो डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस क्या बेसिकली जो वर्ब होती हैं उन वर्ब को लेकर वर्ब का क्या फंक्शन होता है, मेन वर्ब के तौर पर उनको कैसे यूसेज किया जाता है, और क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी वर्ब, आई मीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर उनका कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस संदर्भ में आज हमने व्यवस्थित तरीके से है वो डिस्कस किया। कल हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर सेंटेंस या फिर टेंसेस को लेकर के इन घटनाक्रम को इस आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे, आपको लगे कि भी हेल्पफुल है, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।